Assalamualaikum everyone, my name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to discuss your question paper जो आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है मॉडल पेपर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है 2022-23 करिकुलम के अकॉर्डिंग और ये आप लोगों के पास ये पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे मौजूद है. हम इसमें हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर कि आप लोगों ने कैसे क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है और किस तरीके से ई शीट पे आप लोग अटैम्प्ट करेंगे और फिर उसके बाद हर क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम किस तरीके से बनती है और उसका जो मार्किंग क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है और मैं आपको कुछ सैम्पल रिस्पॉन्स भी दिखाऊंगी क्वेश्चंस के. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. अच्छा, तो सबसे पहले जो आपका पेपर होगा वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा. सबसे पहले आप लोगों ने अपना रोल नंबर एंटर करना है. रोल नंबर एंटर करने के लिए आपके पास जो तरीका है वो ये है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो रोल नंबर है 148514, अगर आपका रोल नंबर ये है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले फर्स्ट इसके अंदर जाके बबल को इस तरीके से फिल कर देंगे. ठीक है, एहतियात से आपने इस पूरे के पूरी बबल को फिल कर देना. फिर सेकेंड, अगर आपका यहाँ पे 4 है तो आप 4 पे जाएंगे और आप उस तरीके से इसको फिल कर देंगे. फिर यहाँ पर 8 है तो आप इस तरीके से 8 को जाके यूँ फिल कर देंगे. इसी तरह 5 और हम यहाँ पे 5 पे कर देंगे. इसमें कोई गलती हो गई तो आपका रोल नंबर जो है वो किसी और स्टूडेंट के साथ मैच कर गया तो मार्क्स उस पर चले जाएंगे, इसलिए आपने इसमें बहुत एहतियात करनी है. फिर अगेन 4 है हमारे पास तो हम इसको यहाँ से यूँ 4 कर देते हैं. फिर वर्जन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पे लिखा होता है 1431, तो आपने इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है. आपने यहाँ पे 1 को कर दिया, उसी तरह आपने यहाँ पे इसको 4 पे कर दिया, 3 कर दिया और यहाँ पे 1. तो इस तरीके से आपने अपने पेपर के अंदर इसको सॉल्व करना है. ठीक है, आपने यूँ कर लिया. इसके बाद अब आएंगे हम अपनी नेक्स्ट चीज़ पे. यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर्स करने हैं. फॉर एग्जांपल मेरे सिग्नेचर जो भी हैं मैं वो यूँ कर देती हूँ. आपने यहाँ पे यूँ अपने सिग्नेचर कर दिए. यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर साइन करेंगे. आपने मेक श्योर करना है कि इन्विजिलेटर आपके क्वेश्चन पेपर पर आकर साइन ज़रूर करें. फिर आगे मूव करते हैं. आपने अपनी इस शीट को गौर से देखना है. आपके पास जितने भी MCQs आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे. पहले वाले कॉलम के अंदर आपके पास सीरियल नंबर होगा, फिर क्वेश्चन होगा, फिर ऑप्शन A, B, C, D और फिर यहाँ पे आपने इसको फिल करना है. ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन सारे के सारे क्वेश्चंस को फिल करना है. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को. Which of the following sentence illustrates the use of an adverb? अच्छा, आप लोगों ने मेरा ख्याल है सारी क्लासेस ली होंगी जिसमें मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिस्कस किए थे. हर एक चीज़ जो चीज़ें इस पेपर के अंदर आएंगी वो हम ऑलरेडी हर एक चीज़ सेपरेट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. आज हम एक तरीके से अपने आप को टेस्ट भी करेंगे कि क्या हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं और साथ में हम देखेंगे कि हमने शीट को फिल कैसे करना है. ठीक है, अच्छा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ एन एडवर्ब. तो आपको पता है कि एडवर्ब क्या होता है. ठीक है, अब मुझे बताएं कि इनमें से किस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब यूज़ हुआ है. एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स को या एडजेक्टिव्स को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं एक सेंटेंस के अंदर. ठीक है, हाउ वगैरह का आंसर कर रहे होते हैं. हाउ मच, हाउ ऑफन. तो अब आप मुझे बताएं कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि ठीक है. आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू जो क्लास में बैठे हुए हैं बच्चे, प्लीज़ इसको आंसर करें ताकि हम फिर आगे मूव कर सकें. द कैट इज़ फ्री. She sang beautifully at the concert. The book on the table is new. He is a fast runner. What do you think? Which one is the right answer? क्या जो पहला सेंटेंस है the cat is furry इसके अंदर कहीं आ रहा है, फिर इसके अंदर आ रहा है, आपने देखना है. ओके, अमारा ने हमें आंसर किया है yes. अब देखिए ये जो ब्यूटीफुली है ना इस सेंटेंस के अंदर, ये हमें बता रहा है कि ये क्या है, ये एक एडवर्ब है. तो हमें पता चल गया हमारा ऑप्शन बी है. तो हमने यहाँ पर टिक करने की बजाय या इसको सर्कल करने की बजाय हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ऑप्शन बी को इस तरीके से फिल कर देना है. ओके, तो इस तरीके से आप लोग अपने आंसर को फिल करेंगे. फिर आते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन पे. पिक आउट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज along with appropriate transitional device. अब आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है ध्यान रखिएगा.
क्या है करेक्ट यूज ऑफ मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपको याद होगा मैंने आपको क्लॉजेस की टाइप्स पढ़ाई थी, ठीक है, और क्लॉजेस की टाइप्स आपको पता है कि जिस सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज आ रहा है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उसके अंदर जो ट्रांजिशनल डिवाइस है वो भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब देखें ये 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, मैं चारों को रीड करूंगी, आपने देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ठीक है जिसके अंदर मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। एक हिंट आपको मैं दे देती हूँ, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद कॉमा इस्तेमाल करते हैं और फिर हम अपना मेन क्लॉज लिखते हैं, राइट। लेकिन अगर हम मेन क्लॉज शुरू में लिखेंगे फिर कॉमा नहीं आएगा, फिर उसके साथ ही फ्लो में सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो अब देखिए, शी वेंट टू द स्टोर बिकॉज शी नीडेड मिल्क, बिकॉज शी नीडेड मिल्क शी वेंट टू द स्टोर, शी वेंट टू द स्टोर सेमीकोलन शी नीडेड मिल्क, बिकॉज शी नीडेड मिल्क सेमीकोलन शी वेंट टू द स्टोर। अब आप मुझे बताएंगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, मसीरा कह रही है ऑप्शन ए, ओके, वी आर वेटिंग फॉर अनदर रिस्पॉन्स। अमारा, आई होप यू आर देयर। अच्छा, शी वेंट टू द स्टोर बिकॉज शी नीडेड मिल्क, अब क्या था, अब देखें, आपने सेंटेंस के अंदर मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों को यूज करना है और ट्रांजिशनल डिवाइस को भी अप्रोप्रिएट यूज करना है। बिकॉज शी नीडेड मिल्क शी वेंट टू द स्टोर, दिस मेक्स सेंस, राइट। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल ये भी सेंस बनाता है, शी वेंट टू द स्टोर बिकॉज शी नीडेड मिल्क, यस, ये भी सेंस बना रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे तो देखने में ठीक लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्योंकि हमारे पास शुरू में ट्रांजिशनल डिवाइस आ गई है और उसके बाद दूसरे का लिंक बन रहा है, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दोनों सेंटेंसेस आपके बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों को हम ठीक कह सकते हैं। हम इसमें ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक कर देते हैं। वैसे मुझे ऑप्शन बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ए भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, द रेड कार स्पेड डाउन द हाईवे, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, अब देखें इसमें अंडरलाइन किया गया है वर्ड रेड को। अब आप मुझे बताएंगे कि जो रेड वर्ड है वो किस चीज़, वो क्या है, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, क्या वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्या वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, या फिर वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ओके, वसीरा का आंसर आ गया है जी, बिल्कुल ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होने का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट तो नहीं कर रहा ना, दिस दैट दीज तो नहीं हो रहा, ठीक है, पोजेसिव भी नहीं है, माए वगैरह वर्ड भी नहीं यूज़ हो रहा, फिर इंटेरोगेटिव भी नहीं है कि इसके अंदर कोई भी WH वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए गए। अच्छा, तो फिर हम अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये इसमें हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, ठीक है। हम इसको इस तरीके से सर्कल कर देते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चूज द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द यूज ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें पता है कि क्या होता है, आपने क्या करना है, आपने वो सेंटेंस चूज करना है, इसमें से ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING इस्तेमाल हुआ होगा, और वो क्या होगा, वो एज मेन वर्ब यूज होगा, जो कि एज कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हो रहा होगा, ऐसा ही है ना। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ही लव्स टू रीड शॉर्ट स्टोरीज, द चिल्ड्रन आर लाफिंग uproariously, swimming is a healthy activity, laughing is a tonic for broken hearts। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आप मुझे बताएंगे, सॉरी 3 ऑप्शंस, 4 ही हैं, इन चारों में से आप मुझे बताएंगे विच वन इज़ द राइट वन। ओके, हमारे पास मसीरा का आंसर आ चुका है, यस यू आर राइट। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब यूज हुआ है, विच शोज दैट कि ये क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके अलावा हमें पता है कि यहाँ पे ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस टेंस होगा वही आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ओके, बाकी जगहों पे ये जेरेंट की तरह इस्तेमाल हुआ है, स्विमिंग भी जेरेंट की तरह इस्तेमाल हुआ है और लाफिंग भी यहाँ पे जेरेंट की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स अ क्लॉज। अब इनमें से आपके पास कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर एक क्लॉज मौजूद है। ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट,
he has been studying for hours. Why they left early is known to us. Why they left early is known to us. He greeted me with a smile. Okay, मसीरा का भी आंसर आ चुका है. Yes, option C is the right answer. Why they left early. देखिए ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है. ठीक है, तो क्या है ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा. फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चूज द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड लग्जरी. अब कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव दो तरह के मीनिंग्स होते हैं. कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होता है और डेनोटेटिव मीनिंग क्या होता है? डेनोटेटिव मीनिंग का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग. कॉनोटेटिव मीनिंग होता है जो उसके साथ मीनिंग अटैच होता है किसी वर्ड के साथ. अब जो वर्ड है लग्जरी, आपने ये देखना है कि इन सब में से लग्जरी वर्ड जो है वो किसके अंदर ठीक मीनिंग दे रहा है. कॉनोटेटिव मीनिंग किस में दे रहा है? होम, पैलेस, हट, कॉटेज. विच वन इज गिविंग यू द कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ लग्जरी? आपको क्या लगता है विच वन इज द राइट वन? क्वेश्चन नंबर 6. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 6 बी कह रही है मसीरा. पैलेस नहीं बच्चे, होम. यहाँ पर जो होम की फीलिंग है ना, तो फीलिंग होम यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग के बारे में बात नहीं हो रही. ठीक है, एक हाउस नहीं लिखा हुआ. होम आपको क्या करता है? एक लग्जरी फीलिंग देता है. ठीक है, ये एक इमोशनल और जो फीलिंग उसके साथ अटैच है, इसलिए ऑप्शन ए वुड बी द राइट मीनिंग. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉनोटेटिव मीनिंग पूछा हुआ है, डेनोटेटिव मीनिंग नहीं पूछा हुआ. अगर डेनोटेटिव होता तो हम फिर इसमें किसी इस तरह की चीज़ के बारे में बात करते जो मटीरियलिस्टिक वे में आपके पास लग्जरी होती. ठीक है, तो हमारे पास होम वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर. फिर है पिक आउट द ऑप्शन विच डिमॉन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ मेटाफर. आपने बताना है कि इन चार में से किसके अंदर मेटाफर यूज हुआ है. अब क्या है? टाइम इज मनी. द विंड whispered through the trees. Her smile was as bright as the sun. The leaves rustled in the autumn breeze. Question number 7. Very good, Masira. Yes, this is option A is right. आपको पता है कि जो मेटाफर होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं. हम इज या वॉज का वर्ड यूज करके ना उसको डायरेक्टली एसोसिएट कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास 7 का ऑप्शन ए है. तो हम इस तरीके से इसको यहाँ पे कर देंगे. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इम्पेरेटिव. अब आपको पता होगा, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था कि हमने स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी, कि सेंटेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी 4 पढ़ी थी और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी 4 पढ़ी थी. तो ये फंक्शन के अंदर इम्पेरेटिव क्या होता है? जिसमें कोई कमांड दी जाती है, राइट. तो अब क्या है? आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क विल यू गो आउट एंड प्ले. Running through the meadows, the dog chased butterflies. The old book with the worn-out cover had beautiful pictures. Go straight and turn left. तो क्या आंसर ठीक होगा? Very good, both of you, अमारा and मसीरा. Go straight and turn left. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमांड दी जा रही है. तो क्या है? हमारे पास इंस्ट्रक्शन, कमांड या ऑर्डर, रिक्वेस्ट वगैरह जहाँ पे भी आती है वो इम्पेरेटिव होते हैं. अच्छा, choose the option which illustrates the use of an abstract noun. अब आपने मुझे बताना है कि इन सेंटेंसेस में से किसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हुआ है. द कैट चेस्ड द माउस अक्रॉस द यार्ड. द चिल्ड्रन बिल्ट अ सैंड कैसल ऑन द बीच. शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ हैप्पीनेस व्हेन शी हर्ड द न्यूज. प्लांट्स आर द प्राइम सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. तो अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप मुझे बताएंगे विच वन हैज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन इट. तो अब आप मुझे बताएं इसमें किसमें आप लोगों ने को नज़र आ रहा है. ओके, तो ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं. वेरी गुड बोथ ऑफ यू. यस, इसके अंदर जहाँ पे हैप्पीनेस यूज हुआ है, हमें पता है कि हैप्पीनेस क्या है. हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको चख नहीं सकते, अपनी सेंसेस को 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए नहीं उसको एक्सपीरियंस कर सकते. ठीक है, तो क्या है ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हुआ है. तो हमें पता है हमारा ऑप्शन सी इज द राइट वन. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस बबल को फिल कर देंगे. द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इलेटेड इज. अब देखें, अब आपके पास एक क्वेश्चन सिनोनिम का भी आएगा, इसमें एंटोनिम का भी आ सकता है.
तो अब आपने देखना होगा सिनोनिम का मतलब होता है इसका वर्ड का मीनिंग। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो इस वर्ड के करीब करीब है? डिलाइटेड, कंफ्यूज्ड, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड। ओके, वेरी गुड बोथ ऑफ यू, अमारा एंड मसीरा। यस, डिलाइटेड, ये हैप्पी से रिलेवेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास इसका ठीक आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको फर्स्ट वाले को कर देंगे। ओके, अच्छा, आइदर स्टे हियर और गो आउट, दिस सेंटेंस इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें मुझे आपने बताना है कि इसमें कौन सी आपके पास कंजंक्शन यूज हुई है। तो कंजंक्शन आपको पता है, कंजंक्शन की 3 टाइप्स में हमने बड़े डिटेल में डिस्कस की थी, कोऑर्डिनेटिंग भी, सबऑर्डिनेटिंग भी और कोरिलेटिव भी। तो आप मुझे बताएंगे कि विच वन इज द राइट वन। वेरी गुड बोथ ऑफ यू, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि 2 कंजंक्शंस यूज हुई हैं। अच्छा, अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर तो उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, अगर इन्होंने अंडरलाइन नहीं भी किया होता और एक सेंटेंस ऐसे दिया होता और आपसे कहा होता बताएं कि इसमें क्या यूज हुआ है, तब भी आपको पता होना चाहिए था कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन इसके अंदर यूज हुई है। एक और को देख के आपने इसको कोऑर्डिनेटिंग नहीं कह देना, सही है। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना जरूरी है। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट वन, तो हम यहाँ पे सी को फिल कर देंगे। 9th क्लास के बच्चे पहली बार इस शीट को इस्तेमाल करने वाले हैं एग्जाम में, तो बी केयरफुल, आप लोगों की बबल्स बिल्कुल ठीक तरीके से फिल होने चाहिए, क्योंकि गलत अगर आपने इसको एक को भी फिल कर दिया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इससे। नेक्स्ट हमारे 4 MCQs रह गए हैं, लेट्स सी देम। अच्छा जी, चूज द सेंटेंस विच इलस्ट्रेट द यूज ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब इसमें आपने मुझे बताना है कि कंपाउंड प्रेपोजिशन कहाँ पर इस्तेमाल की गई है। तो अगर हम देखें, ही वेंट टू द स्टोर, दे विल मीट आफ्टर लंच, शी वॉज हैप्पी ड्यू टू हर प्रमोशन, शी अराइव्ड एट द पार्टी इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन। अब आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर किस एक ऑप्शन के अंदर आपके पास कंपाउंड प्रेपोजिशन यूज हुई है। आई होप सबको पता होगा कि कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होती है। एक ही सेंटेंस के अंदर आ रही है। वेरी गुड बोथ ऑफ यू, अमारा एंड मसीरा, इन स्पाइट ऑफ, दैट इज द कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, शी वर्कड थ्रू आउट द ईयर, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज। अब बताएं, इस सेंटेंस के अंदर थ्रू आउट द ईयर जो है उसको अंडरलाइन किया गया है, ये क्या है? क्या ये एडवर्बियल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर है? क्वेश्चन नंबर 13। अब आपको पता है कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फ्रेज है, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस बच गए क्वेश्चन नंबर 13 में। तो अब आप मुझे देख के बताएं कि ये इनके अंदर क्या है। क्या एडवर्बियल फ्रेज है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है? वेरी गुड, ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी वुड बी द राइट वन। वेरी गुड मसीरा। क्वेश्चन नंबर 14, the sentence illustrating the correct use of tense and aspect of time is। अब देखिए, अब आपने बताना क्या है, किसके अंदर टाइम के एस्पेक्ट से टेंस जो है वो ठीक इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। टेंस भी बताना है और किसके टाइम के एस्पेक्ट में आपने बताना है कि वो ठीक यूज हुआ है। He had come to see me yesterday, he has come to see me yesterday, he came to see me yesterday, he used to come to see me yesterday। अब देखिए, कल, yesterday is common in every sentence। अब आपने ये चीज देख ली। अब जो नियर पास्ट होता है उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, हमने टेंसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप आप सब लोग इसका आंसर ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द सेंटेंस इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट यूज ऑफ टेंस एंड एस्पेक्ट ऑफ टाइम। वेरी गुड अमारा। मसीरा कह रही है ऑप्शन ए। अब देखिए, ही हैड कम टू सी मी। अब देखिए ये कौन सा है, ये पुराना पास्ट है, ये करीब का पास्ट नहीं है, ठीक है। और अपने टाइम के उसमें ठीक बताना है, तो क्या होगा, ही केम टू सी मी यस्टरडे, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन सी को यहाँ पे ठीक करेंगे। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, देयर वाज डैश काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये आपने इसमें आर्टिकल बताना है कि विच आर्टिकल इज द राइट वन। आपने यहाँ पे बताना है द लगेगा, अ लगेगा, एन लगेगा, या फिर कोई आर्टिकल लगेगा ही नहीं। ओके हमारा का आंसर आ गया है, मसीरा का भी आंसर आ गया है। अच्छा, देयर वाज अ काउ,
ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो इसलिए हम इसको यहाँ लगाएंगे। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। द स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है तो ये स्पेसिफिक तो नहीं है, ठीक है। एंड तो हम लगाते ही वॉल साउंड्स के साथ हैं, वो भी नहीं हो सकता, और नो आर्टिकल वाला भी कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे हमारे MCQs आपके पास 9th क्लास में, और 10th क्लास में एक ही पैटर्न पे MCQs आते हैं। आई होप आप लोगों ने इनको मेरे साथ किया होगा अटेम्प्ट, और आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन किए अभी इस पोर्शन के अंदर। ओके, वेरी गुड। मसीरा ने 13 मार्क्स गेन किए हैं। एंड अमारा, हाउ मच मार्क्स डिड यू गेट? अच्छा, तो अब हम मूव करेंगे सेक्शन बी पे, जो कि 40 मार्क्स का है। आई होप आप लोगों ने जो सेक्शन ए है उसको नोट डाउन कर लिया होगा कि किस तरीके से हर सेक्शन में से क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम वाला क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, और आप लोगों का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है वो आएगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के आएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन होंगे। तो आपने हर चीज़ का देख लिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब हम जो जिस चीज़ के लिए मूव कर रहे हैं वो है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के अंदर पहले आप इंस्ट्रक्शंस देख लें कि आपके पास कितना टाइम है। 2 hours and 40 minutes आप लोगों के पास है। टोटल 3 घंटे थे, जिसमें से 20 मिनट्स हमने पहले पिछले वाले सेक्शन को दे दिए। अब हमारे पास कितना टाइम मौजूद है? अब हमारे पास 2 hours and 40 minutes है। अब आपने उसको ठीक से डिवीजन करनी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपने 30 to 40 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना, जो ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है इस क्वेश्चन के लिए। अब ये सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम का। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एक पैसेज आएगा, आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और उसके बाद आपने उसके क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। तो हम इसको पहले देखते हैं कि इसमें है क्या। अच्छा, तो अब आपको ये भी पता चल गया कि 2 घंटे 40 मिनट आपके पास टाइम है, और आपके पास टोटल मार्क्स 60 हैं जो आपने इसमें से आप गेन कर सकते हैं। अच्छा, तो पहले हम नोट पढ़ लेते हैं। आंसर कहाँ गया? आंसर ऑल पार्ट्स फ्रॉम सेक्शन बी एंड ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी ऑन द ई शीट। राइट योर आंसर्स ऑन दी अलॉटेड गिवन स्पेसेस। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो ई शीट मौजूद है, स्पेशली जो क्लास 9th के बच्चे हैं जिन्होंने ई शीट इससे पहले नहीं देखी होगी, या हो सकता है आप लोगों के स्कूल ने प्री बोर्ड के अंदर या सेंडअप्स में ई शीट आप लोगों के लिए अरेंज की हो, लेकिन मोस्टली स्कूल्स के अंदर बच्चों को ई शीट दिखाई जाती है, सिर्फ बच्चे उस पर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते। तो मैं उसके लिए आप लोगों को पहले ई शीट दिखा देती हूँ कि आप लोगों के पास जो ई शीट है वो किस तरीके से होगी। इस तरीके से आपके पास एक ई शीट आएगी। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना रोल नंबर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले बताया था उसी तरीके से आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, फॉर एग्जांपल हमने 1481541 कुछ भी हमने जैसे पहले लिखा था वैसे हमने लिख दिया, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसको पूरा का पूरा यूँ फिल कर देंगे, ठीक है। अब आपका जो एग्जामिनेशन का नाम है वो क्या है? वो SSC 1 है या जो भी है वो आप लिखेंगे। 2 है तो आप 2 लिखेंगे। उसी तरह सब्जेक्ट पेपर इंग्लिश है तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे। फिर उसके बाद आज की डेट 2 मार्च 2026। इस तरीके से आपने इसको फिल आउट करना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसको फिल करने के बाद जो आपकी OMR शीट का नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और ये लाइन आप छोड़ देंगे, आपके जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होंगे वो आके यहाँ पे सिग्नेचर्स करेंगे, ठीक है। बाकी ये चीज़ें भी आपके लिए नहीं है, इसको आपने किसी चीज़ को भी आपने फिल नहीं करना, इन सब चीज़ों को भी आपने फिल नहीं करना, ये आपके लिए नहीं है। आप मूव कर जाएंगे अपनी नेक्स्ट शीट पे, जहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट फॉर यूज़, आपने इसको यूज़ नहीं करना। फिर आप यहाँ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको पता है कि आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए आपको 4 पेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, उन चारों पेजेस को आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये देखें पेज नंबर 3, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 4, ये आपके पास लास्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नहीं सॉरी, 5 पेजेस हैं आपके पास, तो आपके पास ये वाला पेज जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लास्ट पेज होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने वो इसी स्पेस के अंदर 5 पेजेस के अंदर ही आपने उसको लिखना है। अब क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखते रहें, आपने जितनी उनकी लेंथ रिक्वायर्ड है आपने वो ही लिखनी है, ठीक है। मैं आपको क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी बताती रहूँगी। हम इसको सामने अपने खोल के रखते हैं, और साथ ही हम अपनी क्वेश्चन पेपर को भी खोल के रखते हैं। अच्छा,
अब जो क्वेश्चन पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन है वो समरी राइटिंग और क्वेश्चंस वाला है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। सेक्शन बी, मार्क्स 40। Read the following passage carefully and answer any 5 questions including question number 1 appended to it। अच्छा, अब आपने क्या है, आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं इसके अंदर से जो आपके पास लिखे गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, तो आपने उसको भी आपने करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 about summary writing is compulsory carrying 6 marks while the rest of the questions carry 3 marks each। अब आपको ये पता चल गया कि आपके पास जो पहला क्वेश्चन है समरी राइटिंग का उसके 6 मार्क्स हैं और जो बाकी क्वेश्चंस हैं आपके उनके 3 मार्क्स हैं। तो 6 क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए और 3 मार्क्स की कितनी होनी चाहिए, कितना कंटेंट होना चाहिए, वो सब कुछ भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अच्छा, अब आप लोगों को समरी का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने पहले इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। और पढ़ने का तरीका क्या होता है कि हम फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन हर पैराग्राफ की सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर हम दूसरे पैराग्राफ में भी ये करेंगे, पहली लाइन को पढ़ लेंगे और हम आखिरी लाइन को पढ़ लेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, फिर ये इसी तरीके से पहली लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ की और आखिरी लाइन हमारे पास इस लास्ट पैराग्राफ की। 3 पैराग्राफ्स हैं और तीनों पैराग्राफ्स की हमने फर्स्ट और लास्ट लाइन देख ली। इससे हमें आइडिया हो गया कि पूरा का पूरा पैराग्राफ पूरा का पूरा पैसेज किस चीज़ के बारे में है। इससे हमें ये भी आइडिया हो गया कि पहला पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, दूसरा पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, थर्ड पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले वाले को देखें, we frequently observe garbage in our streets and neighborhood creating unhygienic condition। तो हमें पता चल गया कि जो हमारे पास गार्बेज हमारे नेबरहुड के अंदर या फिर हमारी हर जगह पर मौजूद है जो कि अनहाइजीनिक कंडीशन करता है, उसके बारे में ये पैराग्राफ है। Efforts are underway to minimize their consumption and promote recycling। और साथ साथ हमारे पास 4 पैराग्राफ्स हैं, ये देखें। Additionally, all forms of pollution contribute to health issues such as cholera, typhoid, asthma and skin cancer। तो हमारे पास हमें पता चल गया कि पहला पैराग्राफ जो है वो गार्बेज के बारे में है और किस तरीके से वो स्किन कैंसर और डिफरेंट जो है वो बीमारियों की तरफ लेके चलता है। फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास वो प्लास्टिक बैग्स के बारे में है। थर्ड पैराग्राफ नॉइस पोल्यूशन के बारे में है और लास्ट पैराग्राफ क्या है, उसकी रिकमेंडेशंस के लिए इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी टू एड्रेस दीज टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो इसकी जो है इसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास लास्ट पैराग्राफ में लिखा होगा। हमने ये गेस किया है, जिस तरीके से आप लोगों ने ये पहले नहीं पढ़ा था, इसको मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं भी अभी आप लोगों के साथ ही पढ़ी हूँ और हम गेस कर रहे हैं इस पूरे के पूरे जो पैसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई होंगी। तो आपको समरी के अंदर भी ये बहुत हेल्प आउट करेगा और क्वेश्चंस के अंदर भी हेल्प आउट करेगा। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज, ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। अब देखें, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि आपने समरी लिखनी है और समरी लिखने का तरीका मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, किस तरीके से आपने लिस्ट्स को मिनिमाइज करना है और आपने किस तरीके से चीज़ों को शॉर्ट करके लिखना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है। बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको समरी को लिखेंगे, ठीक है। और हम एक साथ सूटेबल टाइटल देंगे, जिसका मतलब है कि 5 मार्क्स की हमारे पास समरी है और 1 मार्क का टाइटल है। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मेंशन्ड इन दिस पैसेज। अब हमने ना गार्बेज का वर्ड ही पहली लाइन के अंदर देख लिया था, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस जगह पर मौजूद है, ठीक है। अब आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। फिर दूसरी तरह, हाउ डू प्लास्टिक बैग्स ऐड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब हमें पता है कि प्लास्टिक बैग्स हमने सेकंड पैराग्राफ के अंदर देखा था, तो हम उसके अंदर से इसका आंसर फ़ौरन निकाल सकते हैं। तो आप लोगों के पास ये पहली और आखिरी लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर पैराग्राफ की, ठीक है। जो टॉपिक सेंटेंस होता है और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, ये हमें बता देती है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। तो इस तरीके से आपने पूरा पैसेज पढ़े बगैर ही आपको पता है कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने कहाँ से निकालना है, ठीक है। बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम उसकी समरी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आई होप आप लोगों ने इसको थोड़ा सा देखा होगा। अब जो इसकी समरी है, इसका एक रिस्पॉन्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर आंसर की के अंदर लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक बैग्स एंड नॉइस। अब ये वो सारे पैराग्राफ्स जो हर पैराग्राफ के अंदर अलग अलग चीज़ें डिस्कस हुई थी, हमने हर पैराग्राफ से वो एक एक कीवर्ड उठा के उसका एक सेंटेंस बना दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। फिर क्या है, improper disposal of waste creates unhygienic conditions and contaminates water bodies,
harming marine life and causing dangerous diseases. अच्छा, plastic bags release toxic chemicals and damage land and oceans. Noise pollution from vehicles and machinery disturbs peace and affect hearing ability. The passage emphasizes immediate action such as proper waste disposal, reducing harmful emissions, planting trees, controlling deforestation, and enforcing strict government regulations to protect the environment. अब देखेंगे सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये आपके पास डिस्कस होगी. बच्चे लास्ट पैराग्राफ अबाउट रिकमेंडेशंस था मेरा ख्याल है, हम वापस चले जाते हैं उस पर, देख लेते हैं. अब क्या था, इमीडिएट एक्शंस पे है कि हमने किस तरीके से इस इशू को रिजॉल्व करना है. ठीक है, सजेशंस, रिकमेंडेशंस कह सकते हैं या सोल्यूशन कह सकते हैं. सोल्यूशन ऑफ पोल्यूशन लिख सकते हैं मसीरा, इस पैराग्राफ को हम नेम कर सकते हैं. अब हम पैराग्राफ्स को नेम क्यों करते हैं, हम पैराग्राफ्स को नेम इसलिए करते हैं ताकि हमें आगे क्वेश्चंस को भी करने में आसानी हो और समरी के अंदर भी हमें पता हो कि हमने कौन से ऑर्डर में चीज़ें लिखनी है. ठीक है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ पहले ऊपर लिखी है उसी को पहले लिखेंगे, फिर बाद की बात को नीचे करेंगे, उसको आपने किस तरीके से फॉलो करना है. ठीक है, इस तरीके से आपने इन सारे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है. अब इन क्वेश्चन के अंदर भी मैं आपको एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखा देती हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. 3 मार्क्स का था. तो अब देखें, इम्प्रॉपर डिस्पोजल creates dirty and unhealthy surroundings. It pollutes rivers, canals, and seas, harming marine life. It also spreads serious diseases such as cholera, typhoid, asthma, and skin cancer. ठीक है, तो आपने सारा कुछ बता दिया, डिटेल में आंसर कर दिया. अब देखें, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं ये हमने अपनी समरी में नहीं लिखी, क्योंकि समरी में हम इतनी लंबी लंबी लिस्ट नहीं बनाते. उसमें हमने सबको छोटा करके मेरीन लाइफ कर दिया. ठीक है, और इसी तरह हमने डिजीज़ कर दिया, डेडली डिजीज़ कर दिया या फिर डेंजरस डिजीज़ कर दिया. ठीक है, तो लेकिन जब आप आंसर कर रहे हैं तो अब आपने इस तरीके से आंसर लिखना है. अगर आप मार्किंग क्राइटेरिया की तरफ आए ना, तो देखिए जो समरी वाला क्वेश्चन था ना आपके पास, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर आपके पास जो टाइटल के मार्क्स हैं वो 1 नंबर टाइटल का है. फिर जो आपका मेन आइडिया है, जो भी आप जो सारी चीज़ें जो कंटेंट है आपका मेन आइडिया, वो क्या है, वो उसके 2 मार्क्स हैं. अब आपने उसको अपने वर्ड्स में लिखा है या आपने एज इट इज़ जो आपके पास टेक्स्ट में चीज़ें लिखी हुई थी उसको लिख दिया है. अगर आपने एज इट इज़ लिखा है तो यहाँ पे आपके 1 नंबर आपका यहाँ पे कट सकता है. ठीक है, तो आपने उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है. ऐसा नहीं है कि आपने हर वर्ड को उसके सिनोनिम्स बना के लिखने हैं, नहीं. आप कीवर्ड्स वहाँ से उठा सकते हैं, स्ट्रक्चर अपना बना लें. ठीक है, ये 2 सेंटेंसेस को मिला के जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. फिर कोहेरेंस एंड यूनिटी. कोहेरेंस आपने क्या करना है, आपकी जो चीज़ें हैं वो ऐसे बिखरी हुई नज़र नहीं आनी चाहिए, उनकी आपस में एक कोहेरेंस होनी चाहिए, वो मिले हुए होने चाहिए. आप उसके अंदर ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, फर्दर मोर, मोर ओवर, सिमिलरली, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं. फिर आपके जो ग्रामर, आपका जो एक्सप्रेशन है उसका भी 1 नंबर है, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक हो जब आप समरी लिख रहे हैं. तो ये सारे मार्क्स मिलके क्या बनते हैं, 3, 4, 5, 6 मार्क्स. ठीक है, तो 6 मार्क्स लेने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा. ओके, अच्छा, फिर अब आपने क्या किस किस चीज़ को देखना है. अब आपके मार्क्स माइनस जो हो सकते हैं वो इन चीज़ों की बेसिस पर भी आपके मार्क्स माइनस हो सकते हैं. अच्छा, अब क्या है, आपके कोई भी इररिलेवेंट डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, आपका अपना ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि एक रिकमेंडेशन इसमें कम लिखी हुई है तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं, या इसके अंदर एक एयर पोल्यूशन की डिस्कशन नहीं हुई हुई तो मैं एयर पोल्यूशन भी ऐड कर दूं. नहीं, अगर आपने कोई भी इररिलेवेंट चीज़ ऐड की तो आपके मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट हो सकते हैं. अच्छा, नो कॉपिंग लार्ज चंक्स फ्रॉम पैसेज. कोई बड़े बड़े चंक्स आपने पैसेज से नहीं उठाने, छोटे छोटे आपने फ्रेजेस या छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं आप वो उठा सकती हैं. फिर आपकी जो समरी है वो 80 to 100 वर्ड्स होनी चाहिए आइडियल सिचुएशन के अंदर. अब ये 80 to 100 वर्ड्स डिपेंड, वैसे तो उसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू योर पैसेज जो आपके वहाँ पे मौजूद था. आपके पास ना 1/3 कह लें या 1/4 इसके बीच में आना चाहिए. 1/3 का मतलब है कि अगर आपके पास 100 वर्ड्स हैं तो 33 वर्ड्स. 1/4 का मतलब है कि अगर 100 वर्ड्स हैं तो 25. तो 25 to 33 वर्ड्स के बीच में आपने लिखनी है अगर आपके पास 100 वर्ड्स का पैसेज आता है. अगर 100 वर्ड्स का पैसेज है तो आपकी समरी 25 to 33 तक होनी चाहिए. ठीक है, अब एक बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रेसी और समरी का डिफरेंस क्या है. बच्चे आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है, प्रेसी और समरी. बस डिफरेंस ये आ रहा है कि जो आपकी समरी है उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर 1/4 लिखते हैं
और जो आपकी प्रेसी है वो 1/3 होती है, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। 1/3 और 1/4 का डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से प्रेसी के रूल्स हैं वही आपके समरी के रूल्स हैं। ये वर्ड्स आपके इधर उधर हो सकते हैं लेकिन आपकी चीज़ वही रहेगी, ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो आपके बाकी क्वेश्चन है 3 मार्क्स ईच। अब इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले आपकी जो रेलेवेंसी होगी उसको देखेंगे कि जो कंटेंट आपका रेलेवेंट होगा तो आपके 2 मार्क्स हैं, और उसके बाद जो ग्रामर है उसका 1 नंबर है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के अंदर 2 नंबर कंटेंट के हैं, 1 नंबर ग्रामर का है। अच्छा, अब कंटेंट का मतलब ये है कि अब 2 नंबर कंटेंट के है ना, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स वहाँ पर होने चाहिए। मैं 2 लाइन्स नहीं कह रही, ठीक है, 2 पॉइंट्स कह रही हूँ। हो सकता है कि 1 पॉइंट 2 सेंटेंसेस में कंप्लीट हो सकता है कि 1 पॉइंट एक ही सेंटेंस में कंप्लीट हो जाए। तो मैं सेंटेंसेस भी नहीं कह रही, मैं आपको लाइन्स भी नहीं कह रही, मैं पॉइंट्स कह रही हूँ, ठीक है। 2 मीनिंगफुल बातें आपने इसमें लिखनी है, और वो सही ग्रामर में लिखेंगे तो 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, नो अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कंटेंट आपके सामने मौजूद है, आपको लग रहा है ये भी सारी डिटेल्स लिख दूँ, नहीं, आपने स्ट्रिक्ट रहना है उस क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन का कीवर्ड है, जो आपसे वो डिमांड कर रहा है, आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप हम लोगों ने इस पर जितनी डिस्कशन की है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट होगा। इसी तरीके से आपके पास अब इसमें इंटरनल चॉइस है। आप ये नहीं कर सकते कि पहले दोनों क्वेश्चंस आपको आते हैं 2 और ये वाला भी तो दोनों कर लें, नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। आपके पास जिस क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है उसमें चॉइस है, इंटरनल चॉइस है। एक्सटर्नली आपके पास 5 ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आपके पास इंटरनल चॉइस है, या ये कर लें या ये कर लें, ओके। अच्छा, फिर आपके पास सिनोनिम्स वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें आपने इनके मीनिंग्स लिखने होंगे, जो आपके पास यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं। इनमें से आपको कोई से भी 3 वर्ड्स के आपको कह सकता है एग्जामिनर कि इन 3 में से किसी भी 3 वर्ड्स के मीनिंग बताएं, तो आपने उसका मीनिंग उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि वहाँ पे उसका क्या मीनिंग बनता है। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपका पैराफ्रेजिंग वाला, ठीक है। पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजास। अच्छा, अब देखिए आपके पास 2 स्टैंजास आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली एक आपकी बुक में से आएगा और एक आप लोगों के पास जो है वो किसी और बुक में से आ सकता है। आप लोगों के पास 2-3 बुक्स उन्होंने रेफरेंस बुक्स दी हुई है जिसमें से आप लोग स्कूल में एक ही बुक फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो जो आपने एक बुक फॉलो की है उसमें से होपफुली एक स्टैंजा आपके पास आ जाएगा, जैसे कि हमने जो बुक फॉलो कर रहे थे उसमें से पहला स्टैंजा उस बुक में से ही है, ठीक है, द ईगल में से। अच्छा, अब आप देखिए ज़रा, अगर आप इसको देखें गौर से, आपके पास एक स्टैंजा के अंदर 3 लाइन्स हैं, एक के अंदर 4 लाइन्स हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सा स्टैंजा करना चाहें। पैराफ्रेजिंग आप लोगों ने करनी है और पैराफ्रेजिंग है ही 3 मार्क्स की। तो आप फॉर इंस्टेंस आप इसको चूज़ करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जाना है ई शीट की तरफ। अब ई शीट के अंदर मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत बड़ा बड़ा भी लिखते हैं, बहुत छोटा भी लिखते हैं, तो हर बच्चे का लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। हो सकता है कोई बच्चे 2 पेजेस के अंदर पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 2। हो सकता है कोई बच्चे 3 पेजेस के अंदर करें, कोई 4 के अंदर करें। बहुत कम बच्चे होंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 को पेज नंबर 5 तक लेके जाएंगे। अब आपके पास एक एक्स्ट्रा पेज मौजूद है या 2 एक्स्ट्रा पेज मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करें, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपका क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, वो सारे पेजेस आपने एम्प्टी छोड़ने हैं। आप हो सके तो आप उस पर ऐसे लाइन भी लगा सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये आपकी एम्प्टी शीट है। इस तरीके से जो बच्चे ड्रॉ करते होते हैं, आप इस तरीके से इसको लाइन लगा के कर सकते हैं कि आप इसको यूज़ नहीं करें, लेकिन आपने इस पे कोई और क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना। आप मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। जहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ होगा आप वहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पहले वाला स्टेंजा कर रहे थे तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि वो पूरा का पूरा स्टेंजा यहाँ पे लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा स्टेंजा लिखें। अगर आप फिर भी लिखना चाहते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि आप कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ही क्लास्प्स द क्रैग, आप ऐसे करके या फिर डॉट 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 कर लें और एंड पे आखिरी वाला वर्ड लिख दें, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल लोनली लैंड्स था, या फिर जो भी आपके पास एक वर्ड आता है जहाँ पे आपकी वो स्टेंजा एंड हो रहा है, आप वो लिखते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पैराफ्रेजिंग की हेडिंग दे सकते हैं। तो आपने फिर क्या किया, यहाँ पे अपने 4 से 5 लाइनों के अंदर अपनी पैराफ्रेजिंग लिख दी। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। आई होप इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा।
हम इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि आप किस तरीके से इसको अटैम्प्ट करेंगे। पैराफ्रेजिंग को हमने पोइट्री की क्लासेस के अंदर इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन आपको मैं इसका मार्किंग क्राइटेरिया फिर भी एक दफ़ा दिखाती हूँ। 3 मार्क्स की पैराफ्रेजिंग है। क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले सॉरी सबसे पहले आपके पास है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो आपके पास अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो आपके पैराफ्रेजिंग के अंदर बहुत विजिबल नज़र आ जाएगा कि आपने जो कंटेंट उसमें लिखा है वो क्या है, वो करेक्ट नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो फिर क्या होगा, आपको उसका 1 मार्क्स आप लूज़ कर सकते हैं। फिर आपने उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, उसका 1 मार्क्स है। फिर क्लियर एक्सप्रेशंस होनी चाहिए, उसका 1 मार्क है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने उसको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। डू नॉट एक्सप्लेन थीम, आपने उसकी थीम को वहाँ पे ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। मैंने 1-2 समरीज के बच्चों के रिस्पॉन्स देखे थे, सॉरी इसके पैराफ्रेजिंग के बच्चों के रिस्पॉन्स देखे थे। उसमें मैंने देखा एक बच्ची ने एक बात को 3 दफ़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर अगली बात को 3 दफ़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं, पैराफ्रेजिंग है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक ज़माना था कि जब फेडरल बोर्ड आपसे ये डिमांड करता था कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखें और फिर उसके बाद उसको आप एक्सप्लेन करें। अब आपसे ये डिमांड नहीं की जा रही। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब ये कि आपने उस बातों को आसान अल्फाज के अंदर लिख देना है, पैराफ्रेजिंग करनी है। ठीक है, अब जिसको आप उर्दू में नसर कहते हैं। ठीक है, तशरीहात नहीं लिखनी है आपने इसके अंदर इन स्टेंजास की। ठीक है, तो तशरीह और नसर में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, उसी तरह ये पैराफ्रेजिंग और एक्सप्लेनेशन के अंदर भी डिफरेंस है। तो पैराफ्रेजिंग 3 लाइन्स की 4 लाइन्स की लिख दें, बस दैट्स इट। अच्छा, और एक्स्ट्रा लाइन्स तो आपने बिल्कुल ऐड नहीं करनी। आप पोएट के बारे में ढेर सारी बातें लिखना शुरू कर दें, नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ओके, तो आपने इन सब चीज़ों को नहीं लिखना। फिर हम इस पर एक आंसर की के अंदर एक रिस्पॉन्स भी चेक कर लेते हैं जो लिखा हुआ मेरे पास है, जो कि आइडियल रिस्पॉन्स है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना लिखना है। अब देखिए, 3rd लाइन भी अभी इसकी कंप्लीट नहीं हुई। चले, यहाँ पे टाइपिंग करते वक्त थोड़ा सा वो छोटा हो जाता है, आपकी लाइन लिखते वक्त भी 4 से 5 लाइन से ज़्यादा ये नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर आप इसको एक्सट्रीम भी कह रहे हैं तो आपने क्या करना है, तीनों लाइनों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। द ईगर फर्मली ग्रिप्स द रॉकी क्लिफ विद हिज कर्व्ड क्लॉज, ही लिव्स अलोन एट अ ग्रेट हाइट नियर द सन, सराउंडेड बाय द वास्ट ब्लू स्काई, ही स्टैंड्स प्राउडली एंड फियरलेसली। अब देखिए, हर एक वर्ड को जो इसके अंदर यहाँ पे वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसको चेंज करके लिखा गया है, एक्सप्लेन करके आसान अल्फाज के अंदर। ठीक है, तो कितना छोटा लिखा गया है, इतना ही आप लिखेंगे, आपको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह ये आपके पास एक और जो स्टैंजा था उसकी भी पैराफ्रेजिंग हुई हुई है, और उसकी पैराफ्रेजिंग भी बिल्कुल उतनी ही लिखी गई है, हालांकि वो 4 लाइन्स थी। ठीक है, तो आपके पास ये इतना ही कंटेंट आपने लिख कर आना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना। ये आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके जो 3 मार्क्स हैं वो आपको किस बेसिस पे मिलेंगे, आपने सिर्फ उसका ख्याल रखना है। ठीक है, मैंने आपको क्राइटेरिया के अंदर दिखा दिया है कि आपके अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए, आपके अपने वर्ड्स के अंदर लिखा होना चाहिए, और क्लियर एक्सप्रेशंस होने चाहिए। ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर मूव करेंगे हम दोबारा अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा पोइट्री सेक्शन से है, ये पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। अब जो पार्ट बी है इसके अंदर आप देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। अब आपके पास इसमें भी सेम 2 स्टेंजाज आएंगे, एक स्टेंजा यहाँ लिखा हुआ है और एक स्टेंजा आपके पास ये लिखा हुआ है। अब इन दोनों स्टेंजाज के बाद में आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे मैंने आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कराई है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनके मार्क्स कितने कितने हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसका मतलब है कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब जो भी बात इस क्वेश्चंस के अंदर पूछी जा रही है, टू द पॉइंट आप उन बातों को आंसर करेंगे, और फिर आप लोग क्या करेंगे, अपनी ई शीट पे जाएंगे। हमारी ई शीट कहाँ है? अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से स्टार्ट किया था और आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो जहाँ ख़त्म होगा वहाँ पे आप बी लिखेंगे और फिर आप नीचे अपना आंसर लिखना शुरू कर देंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 पेजेस दिए गए हैं, जो कि 2 पेजेस बहुत ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन के लिए। तीसरा पेज भी इसी चीज़ के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, 3 पेजेस हैं आपके पास, जो कि आपने सारे इस्तेमाल नहीं करने ये सोच के कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस दी गई है तो हमने इसको फिल करके आना है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपके आंसर्स आएंगे वहीं तक आप लिखेंगे, बाकी चीज़ों पे आप बेशक क्रॉस लगा दें या उसको एम्प्टी छोड़ दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने अपने क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना शुरू किया। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लाइन बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। अब देखें, एक लाइन है, उसमें से उसकी एक्सप्लेनेशन पूछी गई है, तो आप उसको आसान अल्फाज में उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं 2 लाइन्स के अंदर, 2 पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स।
ठीक है, ये बात का ख्याल रखना है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपने उतने ही पॉइंट्स उसके अंदर लाजमी लिखने हैं। ठीक है, तो आपने 2 पॉइंट्स लिखे, दो, मैं अगेन ये बात करी हूँ कि 2 सेंटेंसेस की बात नहीं करी, मैं 2 लाइन्स की बात नहीं करी, मैं 2 पॉइंट्स की बात करी हूँ। पॉइंट का मतलब ये है कि 2 मीनिंगफुल बातें जो उससे रेलिवेंट भी हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट भी हैं, तो ये आपने इसका ख्याल रखना है। अच्छा, और उसके साथ साथ उसकी ग्रामर भी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका इंग्लिश का पेपर है। बाकी पेपर्स के अंदर मेरा ख्याल है आप लोगों को लैंग्वेज के मार्क्स उस तरीके से नहीं कटते, आपका सिर्फ कंटेंट देखा जाता है, लेकिन ये क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर है तो उसमें आपकी ग्रामर के मार्क्स भी इंक्लूडेड है। अच्छा, फिर उसी तरह व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज, अब इन्होंने एक फ्रेज लिखा हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेंजा, अब आपने उस फ्रेज का मीनिंग बताना है अकॉर्डिंग टू द स्टेंजा। फिर क्या है, डिस्कस द आइडिया ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी एज एक्सप्रेस्ड इन द स्टेंजा। अब अगैन, अब आपसे जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो उस स्टेंजा के बारे में किए जा रहे हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। दूसरी जो स्टेंजा है उसमें भी आपके पास इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके अंदर और आ सकते हैं वो फिगर्स ऑफ स्पीच के आ सकते हैं, वो राइमिंग स्कीम के आ सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इन क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब मैं आपको मार्किंग क्राइटेरिया भी बता देती हूँ इन क्वेश्चंस का। अब देखिए, पहला 1 मार्क है करेक्ट इंटरप्रिटेशन का और दूसरा एक्सप्रेशन का, ये 2 मार्क्स हैं आपके। ठीक है, अच्छा, आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखा होना चाहिए, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ भी वो आपसे डिमांड नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरीके से 2-2 मार्क्स हर क्वेश्चन के अंदर गेन करने हैं। अब यही क्वेश्चंस आपके पास यहाँ लिखे हुए थे, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिल एनी 4 ऑफ द ब्लैंक्स इन द पैसेज cited below using appropriate transitional devices given in the bar। तो अब क्या है, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपका ट्रांजिशनल डिवाइसेस का क्वेश्चन है, जो कि 9th के पेपर में तो मौजूद है, लेकिन 10th के पेपर के अंदर इस दफ़ा यहाँ पे मॉडल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद नहीं है। इसकी जगह आपके पास मेरा ख्याल है कंजंक्शन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, तो हम वो उसको देखेंगे बाद में, लेकिन अभी हम क्योंकि 9th क्लास को डिस्कस कर रहे हैं तो ये आप लोगों को देखना ज़रूरी है इस टाइम पे। अब क्या है, अब देखें आपके पास जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस लिखी हुई हैं हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मेरा ख्याल है पिछले 2-3 लेक्चर पीछे जाएँ तो हमने उसको डिस्कस किया था। आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से याद होगा कि मैंने आप लोगों को उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था कि कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जिसको हम स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑर्डर बताती हैं, जो कि किसी चीज़ के अंदर ऐड करने हैं, जो एग्जाम्पल बता रही हैं। तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस लिखी हुई हैं। फर्स्ट, अब आपको पता है कि फर्स्ट जो है इसको हम यूजुअली स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, इन एडिशन क्या होती है, किसी चीज़ के अंदर ऐड करने के लिए। ठीक है, फिर एज अ रिजल्ट क्या है, ये हमें रिजल्ट की तरफ लेके जाती है, किसी कॉज और इफेक्ट की तरफ हम बताती है। विच लिंक कर रही है पिछली बात को अगली बात से। इवेंचुअली ये भी आगे रिजल्ट वाली लेकर आ रही है। वेयर ये भी पिछली बात को अगली बात से करी है, ठीक है, वो इसको रिलेटिव प्रोनाउन उसमें हम लेके जा सकते हैं। तो अब आपको पता होगा कि आपने इसको किस तरीके से फिल करना है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसको कर चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसका क्या राइट आंसर है। इसका आंसर की यहाँ पे लिखी हुई है। हमारे पास था ये क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा। फर्स्ट पहले आपके पास आया है, फिर वेयर, फिर आपके पास इन एडिशन, फिर आपके पास विच, फिर इवेंचुअली। ठीक है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, हम इसको ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाली क्लास के अंदर। ठीक है, तो आपने इसको उस तरीके से करना है, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसको एक दफ़ा देखेंगे। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको क्राइटेरिया भी इसका दिखा देती हूँ। इसमें सिंपल सी बात है, हर ट्रांजिशनल डिवाइस जो है वो 1 मार्क की है। ठीक है, 4 मार्क्स का है, 4 आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस उसके अंदर इस्तेमाल करनी होंगी और 4 पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर हम वापस अपने क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 आपके पास 5 स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 स्पेसेस हैं, लेकिन आपके पास मार्क्स 4 हैं, तो कोई से भी 4 अगर आपके ठीक हो गए तो आपको ये पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 4 ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपने ठीक इस्तेमाल कर ली तो आपके 4 मार्क्स पूरे। अच्छा, फिर क्या है क्वेश्चन, इसका पार्ट बी है, अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द गिवन सेंटेंसेज एज पर द डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। अब ये देखें, ये डू एज डायरेक्टेड वाले सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके पास हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि आपने उसको किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे जो हैं वो आपके पास टेंसेस के ही क्वेश्चंस आए, इसके अंदर आपके पास सिंपल टेंसेस के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इसमें आपके पास एक्टिव पैसिव भी बीच में दे सकते हैं, इसमें आपको वो कोई पार्ट ऑफ स्पीच का भी कोई क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक ग्रामर पोर्शन है आपके पास। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, सारा सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, आपने इसको क्या करना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर
लिखना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर क्या है, अपने दिमाग में उसका स्ट्रक्चर पहले ले आइएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप इसको लिखेंगे, ठीक है। सारा विल बी सीइंग द प्राइम मिनिस्टर, इसको आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। यस्टरडे की जगह आप टुमारो कर देंगे, तो ये आपका इस तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। तो आपने हर एक टेंस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से ही अटेम्प्ट करना है कि हर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वो हो, ठीक है। वेरी गुड, सारा विल बी सीइंग प्राइम मिनिस्टर टुमारो, वेरी गुड मसीरा। चलिए हम इसको इस तरह एक्टिविटी की तरह भी कर लेते हैं। नेक्स्ट भी कर लें। द टीम वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 months। इसको अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। कैन यू डू इट? आई होप मसीरा आप इसको कर रही होंगी। इसको पास्ट परफेक्ट, यस, द टीम हैड बीन वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 months। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था मसीरा, परफेक्ट हैड बीन वर्किंग होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, तो आपने इसको इस तरीके से करना है। फिर हमारे पास था द गर्ल सिंग्स ब्यूटीफुली, सिंपल पास्ट टेंस में आपने करना था, द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आप इन सारों को कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर देखिए ये आपके पास पैसिव वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में करना है, प्रेपोजिशन ऐड करनी है, ठीक है, और एक और प्रेपोजिशन पे आपके पास आया हुआ है। तो देखिए ये खाली आपके पास सिर्फ टेंसेस पे क्वेश्चन नहीं है, ये आपको किसी भी तरीके से इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो आप लोगों ने इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। टेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि टेंसेस आपके हर जगह पर काउंट हो रहे हैं, ठीक है, ग्रामर आपकी हर जगह काउंट हो रही है, तो ये इसका ध्यान रखिएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसमें मार्क्स लूज़ नहीं कर सकते। फिर इसका पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें आपके पास है पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या है, अ कैंडिडेट इज सपोज टू स्पॉट एटलीस्ट 6 मिस्टेक्स ऑफ पंक्चुएशन एंड री राइट दी पैरा लाइन्स आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। अब आपने क्या करना है, आपके पास एक पैराग्राफ आ सकता है, कुछ लाइन्स लिखी हुई आ सकती हैं, उन लाइन्स के अंदर, उन पैराग्राफ के अंदर कुछ मिस्टेक्स होंगी। तो आपके पास यहाँ पे 6 मिस्टेक्स है, जिसको आपने फाइंड आउट करना है और फिर आपने उसको री राइट करना है अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी वाला नज़र आ गया, ठीक है। आपको पता होगा हम किस तरीके से करते हैं। मैं आपको इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी दिखा देती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है। पहले हम इसकी मार्किंग क्राइटेरिया को देखेंगे। पंक्चुएशन 3 मार्क्स की है। क्राइटेरिया क्या है, करेक्ट पंक्चुएशन 6 एरर्स हैं, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स के हैं। क्राइटेरिया री राइटिंग प्रॉपरली उसका 1 नंबर है, ठीक है। आपने उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है और साथ में 6 एरर्स को फाइंड आउट भी करना है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 एरर्स को फाइंड आउट करने पे 1 मार्क मिले और 2 पे 1 और फिर 2 पे 1, तो फिर आपको 6 मार्क्स इस तरीके से भी मिल सकते हैं। तो ये आपका क्राइटेरिया था। अब हम आंसर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये इसका सही रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारे प्रॉब्लम्स को आपने फाइंड आउट करके किस तरीके से आपने उसको लिखना है, ये बिल्कुल इस तरह से लिखना है। जी बच्चे, बिल्कुल 10th क्लास के अंदर आपके पास वो जो एक्टिव पैसिव वाला या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आता है, वो आपने हमारा मैं आप लोगों को 10th का पेपर भी इंशाल्लाह कराऊंगी इन द नेक्स्ट क्लास, होपफुली ऑन वेंसडे, ठीक है। तो वेंसडे को हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आपका जो 10th क्लास का पेपर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और उनको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। फिर अब हम मूव करेंगे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी हमारे पास है। अच्छा, अब साथ साथ हम ना अपनी आंसर की उसको ई शीट को भी देखते जाते हैं। जितनी मर्जी स्पेस आपके पास बच रही है, आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अलग ही लिखना है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, कोई मसला नहीं है, उनको खाली छोड़ते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 पेज 1, पेज 2, बस। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब हमारे पास आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5 का पेज। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ऑर्गेनाइज अ करियर काउंसलिंग वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th। बहुत अच्छी क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए ये क्या है, ये एक फॉर्मल लेटर है, लेटर टू प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, इसमें हमारे पास चॉइस दी गई है, राइट अ लेटर टू द एडिटर टू हाईलाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय द यूथ। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आपने इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है फॉर योर क्वेश्चन, फॉर योर आंसर। तो अब आप क्या, दोनों के मार्क्स 8 हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए। अब आपने क्या करना है, आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को सिखाया था, फर्स्ट यू टैप ऑन द क्वेश्चन। तो टैप करने का मतलब क्या होता है कि आपने देखना है कि टेक्स्ट टाइप क्या है
ऑडियंस कौन है और पर्पस क्या है, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन की भी टैप को फाइंड आउट करेंगे और दूसरे को भी। मैं आप लोगों का वेट करी हूँ इन कमेंट सेक्शन, मुझे बताएं कि पहले वाले के अंदर आपके पास जो टेक्स्ट है वो क्या है। फॉर्मल है, वेरी गुड। ऑडियंस कौन है, प्रिंसिपल, वेरी गुड मसीरा। पर्पस क्या है पहली वाली का? पहले वाले का पर्पस है कि काउंसलिंग वर्कशॉप अरेंज करना फॉर स्टूडेंट्स, राइट। उसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर टू हाईलाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय द यूथ। अब आपने ये एडिटर को लिखना है लेटर, ठीक है, और आपने उसको क्या करना है, ये भी टेक्स्ट टाइप अगर हम इसकी देखें तो ये फॉर्मल है। फिर उसके बाद ऑडियंस देखें तो वो न्यूज़पेपर एडिटर है जिसने पढ़ना है। और फिर अगर हम इसका पर्पस देखें तो वो क्या है, सोशल मीडिया का जो एक्सेसिव यूज़ है उसके ड्रॉबैक्स के बारे में आपने लिखना है, ठीक है। और आपको पता है कि जब आप प्रिंसिपल से कहते हैं, प्रिंसिपल की अथॉरिटी आपको पता है कि वो एक एक्शन ले सकती हैं, लेकिन जो एडिटर है उसकी अथॉरिटी क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, आपकी आवाज़ को आगे पहुंचा सकता है। तो आपने उसकी डोमेन का ख्याल रखते हुए अपने लेटर को लिखना है। पैटर्न को हम देख लेते हैं और इसका मार्किंग क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। पहले हम इसका मार्किंग क्राइटेरिया देखते हैं और फिर हम इसकी एक अटेम्प्ट देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपका जो सेंडर्स एड्रेस है उसके 0.5 मार्क्स हैं। फिर आपने उसके फ़ौरन बाद डेट लिखनी होती है, उसके 0.5 मार्क्स हैं। इसका मतलब हो गया कि जो आपकी पहली लाइन होती है ना, याद होगा आपको कि हमने उसको किस तरीके से डिवाइड किया था। इसको हम येलो कलर से लिख लेते हैं ताकि हमारी आसानी हो जाए। अब जो सेंडर्स एड्रेस और डेट 1 मार्क की ये हो गई। फिर रिसीवर्स एड्रेस आपका 0.5 मार्क्स का और साथ में सब्जेक्ट, ये दोनों मिला के 1 मार्क के हो गए। फिर सैल्यूटेशन, वो जो रिस्पेक्टेड सर या डियर सर जो भी आपने लिखना है, सर मैडम, वो आपका आ गया, वो भी 0.5 मार्क्स का। फिर जो आपका कंटेंट है, जो आपकी बॉडी है पूरी, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में आपकी जो डिटेल्स होंगी और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, उन तीनों चीज़ों को जो 3 पैराग्राफ हैं वो 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। और एंड पे आपकी क्लोजिंग जिसमें योर सिंसियरली या योर्स ओबीडियंटली ये जो लिखते हैं उसके भी 0.5 मार्क्स है। तो ये टोटल बनते हैं आपके 8 मार्क्स। अब आप देखें कि 5 मार्क्स आपके कंटेंट के हैं, 3 मार्क्स आपके फॉर्मेट के हैं। अब जो कंटेंट के मार्क्स है ना 5 मार्क्स, उसमें भी आपके आगे डिवीजन है, उसमें कंटेंट और लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें ग्रामर आपकी आ जाती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है, वो सब चीज़ें डिवाइडेड है। तो ये आपने इस तरीके से इस चीज़ को ख्याल रखना है और उसके बाद आप लोगों ने अपने लेटर को लिखना है। तो इसमें आपको मैं एक रिस्पॉन्स दिखा देती हूँ। अब ये देखिए, लेटर टू द प्रिंसिपल, उसमें आपने एग्जामिनेशन हॉल ABC स्कूल इस्लामाबाद, आपने डेट लिखी, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर आपने रिसीवर का एड्रेस लिखा, फिर आपने सब्जेक्ट लिखा और फिर आपकी सैल्यूटेशन और फिर नीचे स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास जो एडिटर का लेटर होगा उसमें भी एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC आपने डेट लिखी, फिर द एडिटर द न्यूज़ सिटी ABC, फिर आपने एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखा, फिर आपने सैल्यूटेशन एंड देन यू हैव टू राइट द बॉडी पैराग्राफ्स, और फिर आपने योर सिंसियरली आपने उसको इस तरीके से एंड कर दिया। सो दिस इज़ हाउ यू राइट योर लेटर्स, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये पता होगा। अगर आप इसको अटैम्प्ट करना चाहें तो ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा और आप इसको फिर ड्राइव पे अपलोड भी कर सकते हैं फॉर चेकिंग। अच्छा, फिर हम दोबारा अपने क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब आपके पास 2 टॉपिक्स आएंगे जिसमें से एक नैरेटिव टॉपिक हो सकता है, कोई डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने उस पर 80 to 100 वर्ड्स लिखने हैं। अब पैराग्राफ लिखने का क्राइटेरिया क्या होता है वो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। उसमें आपके पास सबसे पहले क्या आता है, टॉपिक सेंटेंस आता है, फिर आपके पास 3 सपोर्टिंग डिटेल्स आती हैं जिसमें आप एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स वगैरह लिख सकते हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स के बाद आप क्या लिखते हैं, आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने एक पैराग्राफ लिखना है इन 9th क्लास, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका टॉपिक सेंटेंस, 3 सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, ये सब कुछ आपके पैराग्राफ के अंदर मौजूद हो। अच्छा, अब इसका जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको एक सैम्पल रिस्पॉन्स भी दिखा देती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले जो आपकी कंटेंट रेलेवेंस है उसके 2 मार्क्स हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि टॉपिक सेंटेंस ऊपर होगा, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगी। 1 मार्क आपको उसका मिलेगा, 1 मार्क आपकी वोकैबुलरी का है और 1 मार्क आपकी ग्रामर का है।
ठीक है। तो 80 to 100 वर्ड्स आपने वर्ड लिमिट को पूरा किया तो आपके 1 मार्क्स उसके भी हैं। ये आप इसको बहुत इजीली लूज़ कर जाते हैं जब अपनी वर्ड लिमिट को आप एक्सीड कर जाते हैं, ठीक है। अब 80 to 100 का मतलब ये है कि आप इसके बीच में ही लिखें, ठीक है। आपके पास अच्छा खासा मार्जिन है 80 to 100 के बीच में, तो आपने इसको फॉलो करना है। 5 वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोशिश करें 80 से नीचे ना जाए और 100 से ऊपर ना जाए। फिर हम मूव करेंगे सैम्पल रिस्पॉन्स की तरफ। सैम्पल रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं आपके पास एक ये मेमोरेबल जर्नी भी लिखा गया है जिसके 95 वर्ड्स हैं, और जो द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये भी आपके पास एक पैराग्राफ लिखा गया है जिसके अंदर आपके पास 92 वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर आप लोगों ने एक अपना पैराग्राफ लिखना है। फिर हम मूव करेंगे आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है? राइट अ डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट्स ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। उसी तरह इसमें आपके पास ऑप्शन है राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ करियर। अगेन अब हम जब भी अपनी ई शीट पे जाएंगे, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आपके पास जितनी मर्जी जगह मौजूद है आपने उधर नहीं लिखना, आपने क्वेश्चन नंबर 7 की जगह पर ही जाकर वहाँ पे लिखना है। और स्टेटमेंट ज़रूर लिखें आप लोग पहले, या फिर डायलॉग बिटवीन लाइब्रेरियन एंड स्टूडेंट कर दें। ये जो भी कीवर्ड्स हैं वो ज़रूर मेंशन करें ऊपर मार्कर से, ताकि आपके एग्जामिनर को पता हो कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आप इस तरीके से पहले अपने क्वेश्चन को लिख लेंगे, और फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने पहला वाला डायलॉग अटैम्प्ट करना है, तो अब यहाँ पे ए भी तो लिखा नहीं है या 1 2 लिखा नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी डायलॉग बिटवीन लाइब्रेरियन एंड स्टूडेंट्स, डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन चॉइस ऑफ करियर। ये जो भी आप लिखना चाहें, आप टॉपिक लिखना चाहें या आप बिटवीन जो दो लोग हैं उनके बारे में लिखना चाहें, इट्स अप टू यू। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है उसको ज़रूर देख लीजिएगा लिखने से पहले। सबसे पहले मल्टीपल स्पीकर्स होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि डायलॉग किसी एक बंदे के दरमियान तो हो नहीं सकता, वो मोनोलॉग हो जाएगा। तो 2 लोग होंगे या 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके उन्होंने पहले ही बाउंड कर दिया है 2 पीपल। आपके पास 2 लोग होंगे, आपका 1 मार्क वहीं पर आपने गेन कर लिया। फिर आपकी जो सेटिंग है ब्रैकेट के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को डायलॉग पढ़ाते वक्त बताया था कि आप लोग किस तरीके से सेटिंग लिख सकते हैं एक लाइन के अंदर। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम एंड एवरीबडी स्टूड अप। कुछ भी इस तरीके से आपने एक सिचुएशन क्रिएट कर ली और उसके बाद आपने डायलॉग को आगे मूव करना है, तो उसके 1 मार्क हो गया। फिर 6 चेंज होना ज़रूरी है कि 6 पेयर आपके पास होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद है रेलेवेंस टू द टॉपिक। रेलेवेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये ना हो कि वो 6 पेयर हों, वो आपस में बात करें और उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी वोकैबुलरी और टोन का 1 मार्क आपके पास आ गया। अब क्या है, आप मार्क्स कहाँ लूज़ करते हैं? जहाँ पे आप सेटिंग को मिस कर देते हैं, उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फिर अगर आपके 6 से कम आपने एक्सचेंज किए हैं तो आपके मार्क्स भी वहाँ पे डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव मार्किंग की तरफ आपको लेके जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है। मैं आपको एक सैम्पल रिस्पॉन्स दिखा देती हूँ, एक छोटा सा रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लेकिन सेटिंग लिखना आपने नहीं भूलना। सेटिंग आपने ज़रूर लिखनी है और उसके बाद आपने आगे अपने क्वेश्चन को लेके चलना है। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ इस पूरे पेपर को देखा होगा कि हमने हर क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ई शीट पे आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, आपने OMR शीट किस तरीके से फिल करनी है, हमने हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो समझ में आई होंगी। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू 9th क्लास एग्जाम, तो आप इसको यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको वहाँ पर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।